बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने फ़ाइनली अब जेल भरो तहरीक का आगाज़ करने का ऐलान कर दिया और डेट भी दे दी है। लाहौर में वीडियो लिंक के ज़रिए वो खिताब कर रहे थे और एक दिन पहले रात के वक्त जो सिचुएशन रही ज़मान पार्क के बाहर और जो कुछ होता रहा सारी रात, जिस तरह पुलिस मौजूद थी और फिर सोर्सेज़ ने मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी कि वाकई में इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने का एक घिनौना मनसूबा बनाया गया था और ये भी कोशिश की जा रही थी पुलिस की और कारकुनों की झड़पें हो जाएं, जिसके बाद मज़ीद दहशतगर्दी के और दीगर मुकदमात दर्ज किए जाएं। एक तरफ रियासती इदारे और जो हुकूमत है वो हर तरह से हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, फाशिस्ट हथकंडे, और उसके मुकाबले में इमरान खान साहब ने अपनी एक सियासी हिकमत अमली दोबारा बनाई और उन्होंने कहा कि अब जेल भरो तहरीक जो है उसका आगाज़ करने का वक्त आ गया है। इसके असरात क्या होंगे, जिन लोगों को समझ है, जो लोग दिमाग वाले हैं, उनको आइडिया हो जाएगा। बहरहाल इमरान खान साहब ने क्या कहा? इमरान खान ने कहा कि हमने रज़ाकाराना तौर पर असम्बलियाँ तोड़ी ताकि कोई न्यूट्रल निगरान हुकूमत आए, लेकिन हमारे मुखालिफिन को ऊपर बिठाकर हमें हरासा किया जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि 25 मई 2022 को हमारे एहतजाज पर तशद्दुद करने वाले 23 अफसरान के हमने नाम दिए थे, मगर पंजाब की निगरान हुकूमत ने उनमें से 16 को दोबारा से वापस तैनात कर दिया। उन्होंने कहा जो हमारे ऊपर 23 लोगों ने तशद्दुद किया था, जुल्म किया था, उनमें से 16 को वापस तैनात किया गया है। इमरान खान ने कहा कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दामाद अली अफजल साई के लिए पहले एक आदमी को पकड़ा, इस पर तशद्दुद करके उसके ज़रिए मुकदमा बनाया गया और अब कौमी एहतसाब ब्यूरो के ज़रिए उनको तलब किया जा रहा है। मैं आपको पिछले वीलॉग में बता चुका हूँ कि अली अफजल साई पंजाब के बेहतरीन वज़रा में से एक था। जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग यहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे वो सब ये कहते थे कि ज़बरदस्त और शानदार आदमी है, वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का दामाद है। अगर उसको पैसे ही बनाना होता तो वो वकालत के शोबे से मुंसलिक रहता और करोड़ों अरबों रुपया बना सकता था अगर वो करप्ट आदमी होता तो। लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सियासत कर रहा है, बिल्कुल एक नौजवान सियासतदान है। और मैंने जो उसके बारे में जितना कुछ भी सुना है या जितना मैं जानता हूँ, लोग ये कहते हैं कि वो इस कैबिनेट के बेहतरीन वज़रा में से एक था और करप्शन का कोई एक धेले का भी उसके खिलाफ कोई इल्ज़ाम नहीं है। अब हुआ ये है कि क्योंकि वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का दामाद है तो दबाव डालने के लिए और अदलिया को अपने कंट्रोल में करने के लिए उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है और उसके ऊपर झूठे केस बनाए जा रहे हैं। केस बनाने के लिए बाकायदा एक झूठा जुमला शामिल किया गया और उसका मैंने चैलेंज कल आपको किया था कि कोई भी शख्स ये चैलेंज कबूल करे और साबित करे कि जिस जगह पे अली अफजल साई पे ये इल्ज़ाम लगाया गया, क्या वो अपनी सारी ज़िंदगी में उस जगह पर गया है। अगर तो वो गया है तो फिर वो इल्ज़ाम उस पर लगा दें। वो कभी उस जगह पे कभी ज़िंदगी में नहीं गया, उस बिल्डिंग में कभी वो अपनी पूरी लाइफ के अंदर घुसा ही नहीं, उसको पता ही नहीं वो अंदर से कैसी है, और उसके ऊपर एक नैब का केस बनाया गया है। ठीक है, मौजें करने दें। इमरान खान साहब ने कहा, और वो अली अफजल साई भी डट गया, उसने कहा कोई मसला नहीं है, नैब बुला रही है, मैं आऊँगा। और वो जो नैब को बताएगा ना चीज़ें, वो नैब रिकॉर्ड पे भी नहीं ला सकेगी। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि अली अफजल साई जो चीज़ें नैब के रिकॉर्ड के ऊपर लेकर आएगा, उनको जो चीज़ें बताएगा, नैब उनको लिख भी नहीं पाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ नहीं लिख पाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम लेकर वो बताएगा कि किस किस ने क्या क्या किया है और किस किस तरीके से किया है और किस किस के कहने पर किया है। तो ये एक नई मुसीबत बन जाएगी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए। इमरान खान ने कहा कि जब आदम सवाती को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था तो उन्हें बताया जा रहा था कि इमरान खान को बताएं कि उनके साथ भी यही होगा। इमरान खान ने कहा कि मैंने खुद पर होने वाले हमले का पहले बता दिया था, लेकिन जिन्होंने हमला किया वो इक़्तिदार में थे। वैसे इमरान खान साहब पे हमला करने वाला एक हमलावर जो है उसकी आज ज़मानत मंजूर हो गई है। बनाना रिपब्लिक है ना, यानी आप अंदाज़ा कर लीजिए कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर अटैक का मामला है और एक की ज़मानत हो गई है। इदारों की इन्वेस्टिगेशन ही ऐसी है। और मैंने आपको कुछ अर्सा पहले एक क्लिप में ये बताया था, एक वीलॉग में, कि इमरान खान साहब का रिकॉर्ड गायब कर दिया जाएगा जो JIT का है। वो जिस दफ्तर में है उस दफ्तर के अंदर से या तो गायब हो जाएगा या आग लग जाएगी या कुछ और किया जाएगा, क्योंकि दफ्तर को सील कर दिया गया है। अब मुबैना तौर पे ये इत्तला आते हैं, असद उमर साहब ने भी क्लेम किया है कि वो रिकॉर्ड गायब हो गया है, जो JIT का रिकॉर्ड था, जो ये बताता था कि 3 हमलावर
जो ये बताता था कि मनसूबा बंदी के तहत अटैक हुआ, जो ये बताता था कि हमले की तफसीलात क्या है और किस तरीके से ये सारा मैनेज किया गया है, कौन कौन से ऑफिसर्स इसके अंदर घटिया काम करने में इन्वॉल्व हैं हमले के बाद, और किस किस ने ये सारी फुटेजेस बनवाई, ये बयानात रिकॉर्ड किए, कौन कौन इसमें शामिल था, कौन कोऑपरेशन नहीं कर रहा, वो सारा रिकॉर्ड जो है उसको अब गायब किया जा रहा है या कर दिया गया है। तो मैंने क्या कहा था, जरा ये आप थोड़ा सुन लें। दबाव इसलिए डाला जा रहा है कि आप ये कहें कि अकेला हमलावर था। ये जो 3 हमलावर वाली कहानी आ रही है, ये जो बाकी बुलेट्स आ रही हैं, ये जो बाकी हमलावर का जिक्र हो रहा है, ये जो गोलियां ज़्यादा लोगों को लगेगा तस्करा हो रहा है, ये सारी चीज़ों को आप छोड़ दें और आप ये कहें कि नहीं, ये हमलावर जो है वो एक ही था। 4 लोगों को बुलवाया गया है 2 जगह पे, उनके ऊपर दबाव डाला गया है। उनके दफ्तरों में भी लोग वैसे चक्कर लगा रहे हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से, जैसे दबाने का डराने का एक तरीका होता है, वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में JIT के मेंबर्स इतने तंग आ जाएं कि उनमें से कुछ लोग ये कहना शुरू हो जाएं कि जी बिल्कुल वो हमलावर जो है वो अकेला ही था, हमें तो गलत चीज़ें बताई गई। हो सकता है कि दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। दबाव डालने के लिए ये कहा जाता है कि फिर नौकरी तो आपने यहीं पर करनी है, फिर नौकरी जो है वो तो पोस्टिंग भी होती है, ट्रांसफ़र भी होती है, और नौकरी मुश्किल भी बना दी जाती है, नौकरी ख़तरे में भी डाल दी जाती है, मुख्तलिफ इंक्वायरीज़ भी खोल दी जाती हैं। फिर उसके अलावा ब्यूरोक्रेसी को या ऑफिसर्स को कंट्रोल करने के और 100 तरीके हैं। उनकी फ़ाइलें जो हैं वो खोल दी जाती हैं, या उनकी जो एक रिपोर्ट बनती है, ACR कहते हैं गालिबन उसको भी ख़राब किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें ताकतवर लोगों के, मुख्तदर हलकों के हाथ में होती हैं, तो एस्टेब्लिशमेंट इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है। लिहाजा इनके ऊपर काफ़ी दबाव है कि इनकी नौकरी ख़राब कर दी जाएगी, जो लोगों ने मुझे बताया। बल्कि एक ने तो बहुत सख्त अल्फाज में बताया कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इन ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ की जा रही हैं और लगातार की जा रही हैं। जी, तो मैंने आपको पहले ये बताई थी बात, और वो साबित हो रही है। इमरान खान ने कहा कि निगरान हुकूमत का काम इंतखाबात करवाना है, लेकिन उसने आकर सबसे पहले JIT तब्दील कर दी, और फिर उन्होंने कहा कि आइन वाज़े तरीके से कहता है कि इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर होने हैं। 91 दिन का मतलब ये होगा कि जो भी निगरान हुकूमत होगी वो गैर आइनी होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मालूम है कि असम्बली ख़त्म होने के बाद 90 दिन में इलेक्शन करवाने हैं। कहा जाता है कि पुलिस नहीं होगी, फौज नहीं होगी। ख़तरनाक बात है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कराने से माजूरी दायर कर रहा है। जिस दिन आइन पर अमल नहीं होगा, अदलिया आइन पर अमल नहीं करा सकती। अगर अदलिया आइन पर अमल नहीं करवा सकती तो इससे बड़ी बर्बादी और कोई नहीं है इस मुल्क के लिए। जब अदलिया ही आइन पर अमल दरामद नहीं कर सकती तो मतलब आइन ख़त्म हो गया। अगर अदालतें कानून पर अमल दरामद नहीं करवा सकती तो उससे ज़्यादा मुल्क और बर्बादी मुल्क की कोई नहीं हो सकती। असम्बलियाँ आइन को सामने रख कर तहलील की थी, क्योंकि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना लाजमी है। 91 दिन निगरान हुकूमतें गैर आइनी होंगी। वादे अहकामात के बावजूद इलेक्शन कमिश्नर और गवर्नर आइन के मुताबिक नहीं चल रहे। हैरत की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन बेबसी का इजहार कर रहा है कि पैसे नहीं है, कोई इदारा ताउन नहीं कर रहा, और अदालतें आइन की तशरीह कर रही हैं। इसके बावजूद कोई भी इदारा कहे कि हम ताउन नहीं कर सकते तो इसके बाद मुल्क का कानून ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा जंगें और जल्जले मुल्क तबाह नहीं करते, मुल्क उस वक्त तबाह होते हैं जब आइन पर अमल नहीं होता। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक का आगाज़ 22 फरवरी से करने का ऐलान कर दिया है। 22 फरवरी यानी बुध वाले दिन जो है वो आगाज़ हो जाएगा जेल भरो तहरीक का, और जेल भरो तहरीक के नतीजे में हज़ारों लोग तैयार हैं कि वो जेलों में जाएं। मैं आपको फिर बता देता हूं कि पाकिस्तान की जो जेलों की कैपेसिटी है वो 65,000 है, लेकिन जो इनके अंदर पहले से कैदी मौजूद हैं वो लगभग 90,000 हैं। पहले ही लगभग कोई 25,000 कैदी ज़्यादा हैं जेलों में, और अब अगर 10, 15, 20,000 कैदी और आ जाते हैं, वैसे PTI तो बहुत ज़्यादा कैदियों का दावा कर रही है, तो फिर ये सिस्टम जेलों का चौक हो जाएगा और कोई और रास्ता बचेगा नहीं। बहरहाल 22 तारीख यानी बुध वाले दिन गिरफ्तारियां शुरू होंगी। देखते ये हैं कि PDM की हुकूमत को वैसे भी बड़ा शौक है गिरफ्तारियां करने का, मारधाड़ करने का, पकड़ दकड़ करने का, तो वो अपना शौक पूरा कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम जिम्मेदारी आ गई है वो पाकिस्तान की अदलिया पे आ गई है। उसकी वजह यह है कि अदलिया को ही अब सारी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। एस्टेब्लिशमेंट, सारे इदारे मैक्सिमम जो हैं, जो ताकतवर हल्के हैं, वो सारे एक तरफ खड़े हैं और आवाम दूसरी तरफ खड़ी है। PDM की जमातें एक तरफ खड़ी हैं, आवाम दूसरी तरफ खड़ी है। पाकिस्तान की आवाम सबसे मायूस हो चुकी है, सिर्फ अदलिया की तरफ देख रही है, और ये बात PDM ने भांप ली है।
اب وہ عدلیہ کی تضحیق کر رہے ہیں، ججوں کی کردار کشی کر رہے ہیں، اور اس کے اندر جو سب سے آگے بڑھ چڑھ کے یہ کر رہے ہیں وہ مریم نواز اور نواز شریف ہیں۔ یعنی نون لیگ سب سے زیادہ اس وقت عدلیہ پہ حملہ آور ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے جو کارروائی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتائی وہ کی جا رہی ہے، دیگر کچھ اور کارروائیاں کی جا رہی ہیں، ججز کو دباؤ میں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب ججز کے خلاف ہتک آمیز اور پرسنل کمنٹس کے اوپر مبنی جو ہے وہ کمپینز کی جا رہی ہیں۔ نواز شریف نے بھی کی ہے، مریم نواز نے بھی کی ہے، مختلف ٹی وی چینلز کو اور مختلف صحافیوں کو اس کے لیے استعمال بھی کیا جا رہا ہے، اور صحافی لگاتار اس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ اب پاکستان کے ججز پہ جو خوفناک مہم کا آغاز کیا گیا ہے، اس سے پہلے یہی والی حرکت 90s میں نواز شریف صاحب کر چکے ہیں اور بڑا کھل کر چکے ہیں۔ پھر پرویز مشرف نے اپنے دور میں 2006-07 میں ججز کے خلاف اسی طرح کی حرکت کی تھی اور ججز کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی تھی، انہیں بھی ناکامی ہوئی تھی، نواز شریف کو بھی ناکامی ہوئی تھی۔ پھر پیپلز پارٹی نے یہی کچھ ججز کے بارے میں اپنے دور حکومت میں 2008 سے 2012-13 تک کیا، اور ججز کے اوپر بہت سارے ایلیگیشنز لگائے، ان کے اوپر کیچڑ اچھالا۔ پھر نواز شریف صاحب جب نکالے گئے تو تب انہوں نے ججز کے اوپر بڑی خوفناک ایک نام لے کر انہوں نے ایک تحریک چلائی، اور اب فائنلی پی ایم ایل این ایک مرتبہ پھر ججز کے اوپر حملہ آور ہے اور ججز کی کردار کشی کی مہم چلا رہی ہے۔ یہاں جوڈیشری کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وکلاء پہ اور جوڈیشری پہ۔ اگر تو ججز کو ایسے ہی تضحیق کا نشانہ بنانا ہے، اگر ایسے ہی عدلیہ کو دیوار کے ساتھ لگانا ہے، تو پھر تو پی ایم ایل این کو اور پی ڈی ایم کو فری ہینڈ دے دینا چاہیے۔ لیکن اگر عدلیہ کی عزت اور وقار کو بحال رکھنا ہے، دیکھیں ہماری عدلیہ، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دنیا کی ایک بہتر عدلیہ ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تمام انصاف کے معیارات پہ پورا اترتی ہے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس آپشن جو ہے وہ عدلیہ ہی ہے۔ اللہ رب العزت کے بعد جب بہت ناانصافی ہو تو اللہ رب العزت کی مدد سب سے پہلے ہوتی ہے، اس کے بعد ہم عدلیہ کی طرف اور ججز کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہمارے ججز جیسے بھی ہیں لیکن کردار کشی کے مستحق نہیں ہیں، ان کی کردار کشی نہیں کی جانی چاہیے۔ کنٹینیوسلی کردار کشی کی جا رہی ہے۔ 2 الگ لوگوں کی آڈیو جو غیر قانونی طریقے سے حاصل کی گئی ہے، اور آپ جانتے ہیں آڈیوز کون حاصل کرتا ہے۔ جنرل باجوہ نے ابھی ایک انٹرویو میں خود بھی بتایا ہے کہ یہ آڈیوز کیسے حاصل کی جاتی ہیں۔ بہرحال 2 الگ لوگوں کی ایک آڈیو کو غیر قانونی طور پہ حاصل کیا گیا اور اس کو ایک تیسرے جج کے ساتھ جوڑا گیا، اور نواز شریف لندن سے بیٹھ کے بیانات دے رہا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو مفرور ہے اور اشتہاری ہے، یہ وہ شخص ہے جس پہ عدالت نے احسان کیا تھا اور 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ اس کو پاکستان سے باہر بھجوایا تھا۔ یہ صورتحال ہے جی۔ اب معاملہ عدلیہ کے کورٹ میں ہے کہ عدلیہ یہ دباؤ لیتی ہے یا عدلیہ مضبوطی کے ساتھ قانون اور انصاف کے مطابق فیصلے دیتی ہے، اور اس وقت وکلا کا رول بہت امپارٹنٹ ہے کہ وہ کیسے اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ دہشت گردی کی ویو جو ہے وہ بڑے عجیب طریقے سے آتی ہے۔ جب بھی کبھی الیکشن کا ذکر ہوتا ہے یا الیکشن کی تاریخوں کی بات ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی دہشت گردی کا حملہ ہو جاتا ہے پاکستان میں، بدقسمتی سے۔ شاید دہشت گرد نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر انتخابات ہوں، یعنی سیاسی جماعتیں بھی نہیں چاہتی، اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہتی، اور ایسا لگتا ہے کہ شاید دہشت گرد بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر انتخابات ہوں۔ جب انتخابات کا پورا ماحول بنتا ہے تو کوئی نہ کوئی اٹیک ہو جاتا ہے۔ اب کراچی میں کراچی پولیس آفس KPO، اس پر حملے کے بعد شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے، اور لیٹسٹ خبر جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت یہ ہے کہ تمام جو دہشت گرد جنہوں نے حملہ کیا تھا وہ مارے جا چکے ہیں، جبکہ ایک پولیس والا شہید ہوا ہے، اور ایک خاکروب جو وہاں پہ کام کرتا تھا، محنت کرتا تھا، وہ بھی شہید ہو گیا ہے، اور تمام حملہ آوروں کو مار دیا گیا ہے، اور اس میں رینجر بھی شامل تھی، پولیس شامل تھی۔ لگاتار اس طرح کے حملے ہو رہے ہیں۔ ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، یعنی کچھ لوگ اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں اور کافی دیر تک فائرنگ ہوتی رہی ہے، اور 8 سے 10 دہشت گردوں کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے حملہ کیا تھا۔ ابھی مزید تفصیلات آئیں گی تو میں نیکسٹ ویلاگ میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ بڑا سادہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے جوان تو بڑا ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں، جب بھی جہاں بھی دہشت گرد آتے ہیں جوان ڈٹ جاتے ہیں، پولیس والے ہوں، FC والے ہوں، ہمارے فوجی بھائی ہوں یا ہمارے رینجرز والے ہوں، وہ ڈٹ جاتے ہیں، وہ مقابلہ کرتے ہیں، عام شہری بھی مقابلہ کرتے ہیں۔ لیکن ہماری انٹیلیجنس کہاں ہے، یہ ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات کے بعد جو ہماری انٹیلیجنس ہے
اس کی کارکردگی کے اوپر سوالیہ نشان لوگ اٹھاتے ہیں اور یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ دنیا بھر میں جب بھی کہیں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو اس ملک کی انٹیلیجنس کو سب سے پہلے کوسچن کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس یہ معلومات کیوں نہیں تھیں اور آپ نے ان کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے۔ تو پاکستان کے اندر بھی میرے خیال میں یہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ اگر آپ کا انٹیلیجنس فیلئر ہے، بڑے جو واقعات ہوتے ہیں دہشت گردی کا، اس میں ایک انٹیلیجنس فیلئر ہوتا ہے، تو وہ انٹیلیجنس فیلئر اور اس کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ بھی فکس کی جانی چاہیے، اور فوکس جو ہے پورا کا پورا پاکستان کی جو انٹیلیجنس کی ایجنسیز ہیں ان کا پورا فوکس ہونا چاہیے پاکستان کے شہریوں کی سلامتی کے لیے۔ یعنی کال ٹیپس ہو گئی، آڈیوز ویڈیوز کا گیم ہو گیا، یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں، سیاسی معاملات میں مداخلت، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن جس وقت ملک خطرے میں ہو، جس وقت لوگوں کی سلامتی خطرے میں ہو، تو پھر اس وقت زیادہ توجہ وہاں ہونی چاہیے، نہ کہ دوسری چیزوں کی طرف ہونی چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔